उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज जो है कि हम लोग क्लास 11th मैथ्स का सिलेबस देखेंगे। सिलेबस ऑफ क्लास 11th मैथ्स ये 2026 से 27 के स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार और अभी 10th पास आउट हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी सीबीएसई ये बिहार बोर्ड का रिजल्ट निकला है, सीबीएसई बोर्ड वालों का रिजल्ट अभी नहीं निकला है। जैसे ही सीबीएसई बोर्ड वाले का रिजल्ट निकल जाता है और जो बच्चे उनमें से पास होते हैं उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड वालों का रिजल्ट निकलने से पहले ही हम जो है कि पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं। लगभग 20 से 25 क्लास आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स का होगा, ठीक है ना, बेसिक क्लास होगा, जिसको पढ़ने के बाद हम लोग छोटी छोटी गलतियों को सुधार सकते हैं, ठीक है। और अभी झारखंड बोर्ड का भी शायद रिजल्ट नहीं निकला है, निकल जाता है तो उसके बाद फिर उन लोगों के लिए ये वीडियो फिर क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा अगर बढ़िया से, यदि आप 10th पास आउट हुए हैं, 10th के बाद एग्जाम देने के बाद आप जो मस्ती किए 1 महीना वो बहुत ही अच्छा है, खूब मस्ती किए, बहुत अच्छा है। अब आप लोग सोच लीजिएगा आपको 2 साल बहुत एकदम रगड़ के पढ़ना होगा, ठीक है ना, एकदम रगड़ के पढ़ना होगा। आपका 11th यदि ठीक रहता है, आपका 12th यदि ठीक रहता है तो आगे भविष्य में भी आपको एकदम बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, भविष्य आपका बढ़िया रहेगा और आप जल्दी सक्सेस हो जाएंगे यदि 11th और 12th सही रहेगा तो, ठीक है। तो इसी के लिए हम जो है कि लेकर आए हैं 11th मैथ्स का सिलेबस, ठीक है। पहले आपको सिलेबस का जानकारी दे देते हैं और फिर आपको बताएंगे अगले क्लास में कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है ना। आपका बेसिक क्लास कौन सा होगा, सबसे पहला क्लास, ठीक है। अभी हम इसी वीडियो में बता देंगे सबसे बेसिक में पहले क्या पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप लोग देखिए पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप लोग स्ट्रेटजी तो बनाए ही होंगे कि हमको कहाँ पर क्लास लेना है, किसका क्लास लेना है, ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है। ऑफलाइन पढ़ना है तो बहुत अच्छा बात है, आप पढ़िए, उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यदि आपके पास ऑफलाइन पढ़ने का सुविधा नहीं है और आप शहर पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं, ठीक है, किसी कारणवश आप चाहते हैं कि गांव में ही रहकर पढ़ाई करें, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। देखिए आप लोग 11th में जो अभी जाने वाले हैं, 11th में जो एडमिशन लेने वाले हैं और उसके बाद जो पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं, तो कुछ तो विजन रहा होगा आपका। यदि आप साइंस लेना चाहते हैं तो आपका कुछ विजन रहा होगा कि हमको जीवन में कुछ करना है, हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एनडीए में जाना है, ठीक है, एयरफोर्स में जाना है, कुछ तो विजन रहा होगा। हाँ, तो फिर क्या है, यदि आप चाहते हैं कि मोक्ष आने से पहले ही नौकरी ले ले 12th पास आउट होते होते, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आप लोगों को पहले मैं सचेत कर दूं, ठीक है, एक गाइडेंस दे दूं कि आप लोग यदि सोचे हैं कि बिहार बोर्ड से है, हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो हमको ऐसे टीचर्स का क्लास लेना है जो हिंदी मीडियम से ही मैथमेटिक्स को 11th में भी पढ़ाए। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है, ठीक है, तो आपके मन में भी हो सकता है। देखिए यदि आप अभी 11th में हिंदी मीडियम वालों का बैच ले लेते हैं तो आपका जो विजन है एनडीए में जाने का, एयरफोर्स में जाने का, आईआईटी करने का, ठीक है, या फिर मैथमेटिक्स से ऑनर्स करने का, तो आप फिर वहां पर क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, बर्बाद हो जाएंगे। अब सोचिए क्यों बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि यदि आप 11th 12th हिंदी मीडियम से मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको ना ऑनर्स का बुक हिंदी में छपता है, ना जेई का बुक हिंदी में छपता है, ना एयरफोर्स का, ना नेवी का, और ना एनडीए का बुक हिंदी में छपता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा।
तो इसीलिए अभी से कोशिश कीजिए, आप जिसका भी बैच ले रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं तो ये बात ही अलग है, ठीक है ना। हम तो आपको हमेशा यही गाइड करेंगे कि आप जो है इंग्लिश मीडियम को ही अब धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने का कोशिश करें, इंग्लिश मीडियम को, ठीक है। आप हिंदी मीडियम को धीरे धीरे साइड करते जाइए। यदि हिंदी मीडियम को धीरे धीरे साइड करेंगे और इंग्लिश मीडियम को अपनाएंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, समझे। आप जल्दी सफल हो पाएंगे। आप गौ समाज में देखते होंगे लोग पढ़ के आते हैं, भागलपुर, पटना, दिल्ली, कोटा, पढ़ने के बाद फिर कुछ समय के बाद वो आके घर में बैठ जाते हैं, उसी को लोग बेरोजगार बोलने लगते हैं, अरे ये तो बेरोजगार है, फलना का लड़का, ये है वो है, इतना इतना पढ़ के आया, यहाँ से पढ़ के आया, वहां से पढ़ के आया, कुछ कर ही नहीं पाया जीवन में। आपको भी एक डर लगता होगा कि ये मेरे साथ भी तो नहीं होने वाला है, कहीं हम भी तो बेरोजगार नहीं हो जाएंगे। हाँ, जस्ट यही सोच रखने वाला स्टूडेंट बेरोजगार रहता है कि हमको आसान लगे पढ़ने में। क्या लगे? आसान लगे, आसानी से समझ जाए। इंग्लिश मीडियम वालों के पास पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे तो हमको मैथमेटिक्स समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। अरे भाई, अभी क्षणिक सुख के लिए यदि आप अपने आप को, अपने जीवन को पूरे दुख में ही ढाल देंगे, फिर आपका बाल बच्चा भी बर्बाद होगा। कुछ समय के बाद आपका शादी ब्याह होगा, फिर आपका बाल बच्चा भी बर्बाद होगा, क्योंकि आप बढ़िया से कमा नहीं पाएंगे, आप अच्छा प्रॉपर्टी तैयार नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका अगला पीढ़ी जो आने वाला है वो भी बर्बाद होगा। इसीलिए आप सोचिए, थोड़ा सा हम जो बोल रहे हैं इस बात पर गौर कीजिए, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं हम इंग्लिश मीडियम लेने के लिए? ये जो आप बेरोजगार देख रहे हैं अपने समाज में, गांव में, इधर उधर, ये वही लोग हैं जो अपने क्षणिक सुख के लिए, हम हिंदी मीडियम से पढ़े थे, हम मैथ में तेज थे एकदम, हिंदी मीडियम से फर्राटेदार बोलते थे, ले इसी तरह बोलेंगे, तो वही लोग बर्बाद होता है। क्योंकि ना वो ऑनर्स उसका ठीक रहा, ना जेई का तैयारी किया तो ना जेई ठीक रहा, ना एनडीए का तैयारी किया तो वो ठीक रहा, ना एयरफोर्स का तैयारी किया तो वो ठीक रहा, कुछ भी ठीक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही हिंदी मीडियम 11th 12th में पढ़ रहा है, तो जीवन में कैसे सक्सेस होगा। और यदि आप 11th इंग्लिश मीडियम से करेंगे, मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे, तो आपको हो सकता है 1-2 महीना कष्ट हो, 1-2 महीना कष्ट हो, उसके बाद कष्ट नहीं होगा, फिर आपको इंग्लिश मीडियम से ही मैथ पढ़ना अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स को मैं पढ़ाऊंगा और फुल्ली देखिए, और ये फुल्ली बैच यूट्यूब पर फ्री होगा। पूरा एकदम क्लासेस जो है कि पूरा सिलेबस आपको 11th फ्री में पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पर, इसी चैनल पर, ठीक है। और आप मेरे चैनल पर अगर नया है तो पहले इस सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा जो भी लेक्चर्स आए वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और कुछ दिनों के बाद, जस्ट कुछ दिनों के बाद ही हम लाइव क्लासेस लेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप लोगों को जब तक ये लाभ मिल रहा है, पूरा 11th एकदम बिल्कुल बढ़िया से फ्री में पढ़ लीजिए यूट्यूब पर। और हम जो पढ़ाएंगे और बाकी जो लोग पढ़ाएंगे उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। हम चाहेंगे कि आप मैथमेटिक्स को फील कीजिए, हम आपको मैथमेटिक्स फील कराएंगे, प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स को फील कराने का काम करेंगे हम, ठीक है। मैथमेटिक्स होता क्या है? देखिए, मैथमेटिक्स आपसे बात करना चाहता है, और मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा मजाक भी करता है। जो जो आप 10th में पढ़े हैं, 9th 10th 8th ये सब क्लास में पढ़े हैं, वो 11th में आते आते धीरे 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 वो सब नियम, वो सब कॉन्सेप्ट क्या होने लगता है? गलत होने लगता है। 11th में लगेगा कि हम जो पढ़े थे वो गलत था। तो हुआ ना ये मजाक? पहले मजाक क्या, मैथमेटिक्स पढ़े कुछ और, उसका रिजल्ट कुछ और आया। अभी जो आप पढ़ रहे हैं, अब आप लोग धीरे 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 उन सभी छोटे छोटे चीजों को सही करना धीरे धीरे सीख जाएंगे।
तो चलिए आप लोग एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि मैथमेटिक्स जब भी पढ़ना है, अब 11th 12th या कोनो भी क्लास में, तो धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ना है यदि आपको जीवन को सफल बनाना है तब। फिर क्या, अब ज्यादा लेट नहीं करेंगे और सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस को समझेंगे कि पढ़ना क्या है। और यदि आपको ये जानना है कि मैथमेटिक्स पहले सर बताओ होता क्या है, तो आप लोग एक बात को ध्यान में रखिएगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैथमेटिक्स का जो डेफिनेशन होता है, मैथमेटिक्स का जो मीनिंग होता है, उस लेक्चर का लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहले उसको वॉच कर लीजिए एक बार, तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। एक बार उसको भी देख लीजिएगा, 10 मिनट समय निकाल के बढ़िया से उसको देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम समझाते हैं। पहले सिलेबस 11th का देखिए क्या क्या है। सिलेबस ऑफ क्लास 11th मैथ्स 2026 से 27। अब ये बोलिएगा सर ये क्या, ये बिहार बोर्ड वालों के लिए है या झारखंड बोर्ड वालों के लिए है या यूपी बोर्ड वालों के लिए है या सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है, किस बोर्ड के लिए आप सिलेबस लिखा रहे हैं? अरे मेरे भाई, ये दुनिया के सभी बोर्ड वालों के लिए सिलेबस लिखा रहे हैं जो क्लास 11th में है। ठीक है ना, कोनो बोर्ड रहे उससे कोई लेना देना रहे, बोर्ड से क्या लेना देना है। जो कंसेप्ट दुनिया पढ़ता है वही आप भी पढ़ेंगे। हाँ, बुक का बात रहा तो बुक हम जिस टाइम में स्टार्ट करेंगे, पहले 20 से 25 क्लास जो है कि बेसिक कॉन्सेप्ट का पढ़ लीजिए, बेसिक पढ़ लीजिए। उसके बाद जब बुक स्टार्ट करेंगे तो बता देंगे आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट हम अपने हिसाब से बताएंगे, ताकि 11th में जैसा भी कॉन्सेप्ट हो, हार्ड हो, इजी हो, सभी प्रकार का कॉन्सेप्ट को हम अपने भाषा में पुट करके आपको समझाने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए सिलेबस समझते हैं। यहाँ पर है सिलेबस ऑफ क्लास 11th मैथ्स, क्लास 11th का मैथ्स। नंबर 1 में लिखे है यहाँ पर देखिए यूनिट, ये यूनिट्स है और ये मार्क्स है। ठीक है ना, लेकिन बिहार बोर्ड में जो पूछा जाता है आपको खास करके सेट्स एंड फंक्शन से समुच्च एवं फलन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्च एवं फलन। ठीक है ना, ये 29 नंबर का 29 नंबर्स का पूछा जाता है। और यूनिट 2 में अलजेब्रा है, ये 37 नंबर्स का पूछा जाता है। ये यूनिट 3 में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, नियामक ज्यामिति या इसको निर्देशांक ज्यामिति या XY प्लेन भी बोलते हैं, आप लोग जानते हैं 10th में पढ़े हैं। ये 13 नंबर का पूछा जाता है, ये 37 का पूछा जाता है। और नंबर 4 में है कैलकुलस, कलन गणित या कलन शास्त्र बोलते हैं, ये 6 नंबर का पूछा जाता है। और यूनिट 5 में है बाबू मैथमेटिकल लॉजिक या मैथमेटिकल रीजनिंग बोलते हैं इसको, गणितीय तर्क। ठीक है, चलिए ये पूछा जाता है आपको 3 नंबर का क्लास 11th में। और यूनिट 6 में है स्टेटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी व प्रायिकता, सांख्यिकी और प्रायिकता, ये पूछा जाता है आपको 12 नंबर का क्लास 11th में। टोटल यहाँ पर देख लीजिए, टोटल आपको कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 नंबर का, टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब बात रहा यहाँ पर सेट्स एंड फंक्शन में। सर सेट्स एंड फंक्शन यानी यूनिट 1 में पढ़ना क्या क्या है, तो याद रखिएगा यूनिट 1 में जो पढ़ना है, यूनिट 1 में सेट्स एंड फंक्शन जब स्टार्ट करेंगे उस टाइम में इसका एकदम पूरा विस्तार बता देंगे कि ये यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है, जैसे सेट्स एंड फंक्शन पढ़ना। अब ये जो यूनिट 2 आया है इसमें अलजेब्रा पढ़ना है, अलजेब्रा में क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एपी जीपी एचपी हो गया, ये सब एपी तो आप पढ़ेंगे क्लास 10th में। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ना है एपी जीपी एचपी। ठीक है, और इसमें और हम चीजें पढ़ेंगे, वो क्या है, कॉम्बिनेशन हो गया, परमोटेशन हो गया, बहुत सारा चीज इसमें पढ़ेंगे जो कि हम सब जिस टाइम में स्टार्ट करेंगे वो हम बता देंगे आपको फुल्ली। ठीक है, कि कौन से यूनिट में किस किस चैप्टर को पढ़ना है। हाँ, बात रहा अब यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में बाबू आपको पढ़ाएंगे 2D, क्या पढ़ाएंगे क्लास, यहाँ देखिए आपको ये 2D पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, 2D पढ़ाएंगे। कहां पर, क्लास 11th में 2D, 2 डायमेंशन का आपको कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे। हाँ, 3D का जो होता है ये 3D 12th में पढ़ा जाता है, कहां पर, 12th में पढ़ा जाता है। लेकिन हाँ, आपको इंट्रोडक्शन क्लास 11th में ही करा दिया जाएगा 3D डायमेंशन का, 3 डायमेंशन का। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में बोले। ठीक है, अब यहाँ आता है कैलकुलस।
रे बाबू कैलकुलस 12th में जो है लगभग 44-45 नंबर का पूछा जाता है, यानी आधा मैथमेटिक्स कैलकुलस से पूछा जाता है। कैलकुलस इतना बड़ा है, ये बहुत एकदम ब्रांडेड है, एकदम समझ लो कैलकुलस क्या है, ब्रांड है एकदम कलन गणित। ये आपको जो 11th में पढ़ना है मात्र 6 नंबर का पढ़ना है। कितना नंबर का? 6 नंबर का। और लगभग इसमें 3% कैलकुलस का हम लोग पढ़ते हैं। कहां पर? क्लास 11th में। क्लास 11th में कैलकुलस कितना नंबर का, कितना परसेंट पढ़ते हैं? 3%। और उसमें भी हम लोग क्या पढ़ते हैं? लिमिट एंड डिफरेंशिएशन, लिमिट और डिफरेंशिएशन ही पढ़ते हैं 3%। ठीक है, तो कैलकुलस का जो है कि सिर्फ 11th में थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं, लिमिट पढ़ते हैं और डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। जब 12th में जाएंगे वहां पर आप पढ़ेंगे 97%। कितना परसेंट आपको कैलकुलस पढ़ना है 12th में? 97%। एकदम फाड़ चीर के रख देंगे कैलकुलस को। ठीक है ना, तो आप लोग अभी से यदि 11th में है तो बढ़िया से 11th को पढ़ लीजिए, पूरा एकदम सिलेबस पढ़ लीजिए, ताकि आपको देखिए जीवन में कभी प्रॉब्लम ना हो। और आपके कंपटीशन, देखिए आप कोई भी किसी भी कंपटीशन में बैठ जाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। कब? जब आप एकदम पूरा कैलकुलस का फुल्ली सिलेबस पढ़ लेंगे, फुल्ली सिलेबस कैलकुलस का पढ़ लेंगे तब, 11th मैथ्स का फुल्ली सिलेबस पढ़ लेंगे तब। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। मैथमेटिक्स का तो डेफिनेशन आप लोग देख ही लेंगे, नीचे जो वीडियो दिया गया है, वीडियो की लिंक दे दिए है। चलिए, और आप लोग यदि आप जानना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स का खोज कैसे हुआ था, तो वो मैथमेटिक्स का जो खोज है एक वर्ड से हुआ था, मेथेमा से। तो मेथेमा किन किन शब्दों से मिलकर, किन किन लेटर से, किन किन अल्फाबेट से मिलकर बना है, उन अल्फाबेटों के बारे में जानेंगे। तो वो अल्फाबेट है ग्रीक लेटर्स। ठीक है ना, वो ग्रीक देश का कुछ अल्फाबेट है जिसके मिलने से मैथमेटिक्स का खोज हुआ था। ठीक है ना, तो चलिए फिर क्या है देखते हैं, ग्रीक अल्फाबेट क्या है। देखिए, सम ग्रीक अल्फाबेट एंड नोटेशन। ठीक है ना, कुछ यहाँ पर ग्रीक का अल्फाबेट लिखे हैं। ठीक है ना, ग्रीक देश का अल्फाबेट लिखे हैं और उसका संकेत भी बताया। ठीक है ना, ग्रीक का ये संकेत है, अल्फाबेट का संकेत है और उसका नाम भी लिख दिए हैं। ठीक है ना, सम ग्रीक अल्फाबेट एंड नोटेशन, अल्फाबेट को हम जो नोटिस भी कर दिए है कि ये क्या है, किसको क्या पढ़ते हैं, ये भी बता दिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखे हैं अल्फा, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये किसका है? अल्फा का। ये बीटा का। ये तो आप लोग 10th तक पढ़े हैं। ठीक है ना, 10th में इसको पढ़े, बहुत अच्छा से इसको जानते हैं। तो जो अल्फा बीटा आप पढ़ते थे 10th में, वो कहाँ का लेटर है? ग्रीक देश का लेटर है। कहाँ का लेटर है? ग्रीक देश का लेटर है। ठीक है ना, चलिए इसके बारे में आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर लिखे गामा, ये भी आप 10th में इसका भी नाम सुने, इसको भी देखे हैं, इसको भी प्रॉब्लम्स में सॉल्व किए है। ठीक है ना, ये भी कभी कभी प्रॉब्लम्स के रूप में आता था, तो इसके ऊपर भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए है कि नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये है डेल्टा, ये आपके लिए अब नया हो गया डेल्टा, या इसको डेल भी बोलते हैं, डेल्टा को डेल या डेल्टा बोलते हैं। इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ठीक है ना, इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, वो हम लोग 11th में पढ़ेंगे बढ़िया से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये लिखे है थीटा, ये थीटा, ये भी आप 10th में बढ़िया से पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या करते थे? इसका यूज करते थे एंगल के रूप में। ठीक है ना, थीटा को भी बहुत अच्छा से आप लोग पढ़े हैं। ये है ईटा और ये है एक्सीटा, इसको एक्सीटा पढ़ते हैं। ये है फाई, ये साई, ये साई का सिंबल है, ये फाई का सिंबल है। ये है एक्जाई, ये जो ऐसे करके ऐसे लिखा है, ये सिंबल एक्जाई का है। और ये छी का है, ये कप्पा का, ये तौ का, ये ओमिक्रॉन, ये फिजिक्स में यूज होता है ओमिक्रॉन। ये ओमेगा का है, ओमेगा का है। ठीक है ना, ये आप लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स, जब 11th में हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रा, उसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे उसमें इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? ओमेगा के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, चलिए और इसी को यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो है ये भी ओमेगा है, लेकिन ये कैसा ओमेगा है? कैपिटल ओमेगा। आप लोग एक फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़े होंगे ओम। ठीक है, फिजिक्स में आप लोग चैप्टर नहीं, फिजिक्स में जो एक कंसेप्ट पढ़े थे ओम का नियम, कंसेप्ट पढ़े थे ना, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है नहीं है, तो वही ओम का नियम जो है इसी प्रकार का ओम का सिंबल लिखते थे वहां पर। तो ये जो है ये क्या है? इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं, ये कैपिटल ओमेगा है। कैसा ओमेगा है? कैपिटल ओमेगा है। ठीक है ना, चलिए अब ये जो सिंबल लिखते हैं ऐसे पाई, ये पाई है। ठीक है ना, ये है आपका कैपिटल पाई, ऐसे सीधा लिख देते इसको कैपिटल पाई। ये है आपका सिग्मा का सिंबल और ये है आपका कैपिटल सिग्मा का सिंबल। ठीक है ना, जिसको समेशन भी बोलते हैं। चलिए हम लोग आमतौर पर इसको यूज करते हैं समेशन में, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं।
तो ये हो गया समेशन यानी सिग्मा, और ये हो गया फॉर ऑल का सिंबल। जब इसको हम लोग यूज करेंगे प्रॉब्लम्स में, ठीक है ना, जब हिसाब को बनाएंगे 11th में, तो वहां पर इसको यूज करेंगे तो आपको ऐसे सिंबल देंगे। ऐसे सिंबल जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या समझेंगे, फॉर ऑल यानी सभी के लिए, ठीक है। अब ये हो गया देयर एग्जिस्ट, और ये हो गया देयर डज नॉट एग्जिस्ट का सिंबल, ये हो गया बिलोंग्स टू, और ये हो गया एप्सिलॉन। इसी को देखिए मैथमेटिक्स में बिलोंग्स टू बोलते हैं, तो इसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन का अर्थ क्या होता है, ये अभी हम तुरंत समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर लिखे हैं, ये एप्सिलॉन का सिंबल है, ये भी एप्सिलॉन का ही सिंबल है, ठीक है ना। यहाँ पर बोले हैं इट इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ये क्या है, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी कि धनात्मक क्वांटिटी है, ठीक है ना, प्लस वाला क्वांटिटी है, ठीक है। विच डिपेंड्स अपॉन आवर चॉइस, जो हमारे चॉइस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल में 4 माइनस एप्सिलॉन, 4 माइनस एप्सिलॉन, इसका क्या वैल्यू होगा, यानी कि 4 जो एक नंबर है और इसमें जो माइनस हो रहा है एप्सिलॉन, इसका मतलब इसमें 4 में बहुत छोटा नंबर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 3.9999, ठीक है। इस प्रकार यदि ये 999 ये सब का वैल्यू एक दूसरे में क्या होगा, 111 ऐड होते जाएगा, तो यहाँ पर ये लगभग 4 ही हो जाएगा, यानी कि इतना छोटा नंबर है कि लगभग 4 में एप्सिलॉन को माइनस करने से कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ा है, ठीक है ना। जैसे देखिए और एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिए 4 प्लस एप्सिलॉन, इसका मतलब है कि 4 में कुछ ज्यादा फर्क नहीं हुआ है, 0.00000 का ही फर्क हुआ है, ज्यादा फर्क इसमें नहीं हुआ है। यानी 4 में एप्सिलॉन को जोड़े तो 4 का वैल्यू 4.0000 हो गया, यानी कि ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसीलिए बोले कि एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन क्या है, बहुत ही छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए आप इसको समझ चुके हैं। अब यहाँ पर लिखे एसटी, एसटी को क्या पढ़ते हैं, सच दैट। यहाँ पर ये जो डबल सिंबल आपको दिख रहा है, ये क्या है, डबल पॉइंट्स का सिंबल, इसको भी पढ़ते हैं हम लोग सच दैट, मैथमेटिक्स में ये यूज होता है। ये भी जो है ये भी सच दैट का सिंबल है। आई ई जो लिखते हैं इसको पढ़ते हैं दैट इज, यानी क्लियरली, साफ साफ, ठीक है। चलिए अब यहाँ जो इजी लिखा है, इजी का फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पल ग्रेसिया, इजी को क्या बोलते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ग्रेसिया, यानी एग्जाम्पल, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए प्लस बीई या प्लस आई भी को क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव, माइनस बीई या माइनस आई भी को क्या पढ़ेंगे, निगेटिव। जब ऐसा लिखा रहेगा माइनस बीई या माइनस आई भी, तो समझेंगे ये निगेटिव है। अब यहाँ पर लिखे हैं ये सिंबल, ये जो सिंबल एक तीर के जैसा लग रहा है, ये क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा, इसको हम लोग समीकरण इक्वेशन को सॉल्व करने में इसका यूज करते हैं। तो ये क्या है, इसका नाम है इम्प्लाइज दैट। और ये दोनों तरफ जब तीर का चिन्ह लगे तो इसको बोलते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, ठीक है। ये 11th में यूज होगा। और जब आपको दिखे IFF इफ लिखा है, तो इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। NASC जब आपको दिखेगा शॉर्ट में लिखा हुआ, इसका मतलब समझेंगे मैथमेटिक्स में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। जब NBD या NHD लिखा दिखेगा तो आप इसको समझेंगे ये नेबरहुड है, क्या ये नेबरहुड है, ठीक है। अब ये जो सिंबल दिखेगा, ये जो सिंबल दिख रहा है, ये बहुत ही मस्त है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल को इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फैक्टोरियल का ये दोनों सिंबल है, याद रखिएगा। जैसे आपको बोलेगा कि आप बताइए सर 5 का फैक्टोरियल है, उसको कैसे सिंबल में हम लोग यूज करेंगे, तब एग्जाम्पल देख लीजिए। 5 जब लिखा रहेगा तो इसको फैक्टोरियल, जब ऐसे लिखा रहेगा कोई नंबर 5 फैक्टोरियल, इसको पढ़ेंगे 5 फैक्टोरियल, ठीक है। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, इसको भी पढ़ेंगे 5 फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे आपको बोल देगा, चलिए सर बताइए कि 5 फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा, फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर ये जो 5 है, 5 को 5 ही रहने दीजिए, इसमें हमेशा एक डिक्रीज करते जाइए, यानी घटाते जाइए। और ये कहां तक घटाइएगा सर, 1 तक घटाइएगा, कहां तक, 1 तक घटाइएगा, और इसको गुना के फॉर्म में यानी प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर यदि आपको बोले कि सर बताइए
कि निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है। यानी कोई भी निगेटिव नंबर है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए ध्यान से -be, कोई भी निगेटिव नंबर है, इसका फैक्टोरियल क्या होगा। और कोई भी नंबर फ्रैक्शन में है, किसमें है, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन मतलब भिन्न के रूप में कोई नंबर है तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा। और आप बताइए सर, और आप बताइए कि जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है। यानी कि ये जो लिखा है जीरो, इसका फैक्टोरियल क्या होगा। ठीक है, तो ये तीनों अभी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए आप लोग सबसे पहले एक चीज याद रख लो बढ़िया से कि निगेटिव नंबर का हमेशा याद रखिएगा इसका फैक्टोरियल होता ही नहीं है। ये भी सही कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। फ्रैक्शन का फैक्टोरियल होता ही नहीं है। जीरो का फैक्टोरियल हमेशा याद रखिएगा 1 होता है। कितना होता है जीरो का फैक्टोरियल, 1 होता है। ठीक है ना। तो इधर आप समझ चुके हैं। चलिए पूरा का पूरा आप लोग समझ लिए। ये सिर्फ थोड़ा बहुत हिंट याद रखना है, जब मैथमेटिक्स में ये सब का यूज होगा तो वहां पर आपको पूरा विस्तार से बताया जाएगा ये सब चीज क्या है और क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या आप लोगों को सिलेबस समझ में आया। हाँ, अब कल जो नेक्स्ट क्लास होगा आपका यूट्यूब पे, वो होने वाला है 11th मैथ्स का एकदम बेसिक क्लास होगा। क्या होगा, बेसिक क्लास, समझ लो एक तरफ से डेमो क्लास ही है। ठीक है ना। तो बेसिक क्लास कल 11th का यूट्यूब पर होगा। वहां पर देखेंगे हम लोग बेसिक में क्या क्या पढ़ेंगे। तो बेसिक में सबसे जो पहला क्लास होगा वो होगा नंबर सिस्टम का। क्या आप लोग नंबर सिस्टम को बढ़िया से जानते हैं। वहां पर कल क्लियर हो जाएगा कि नंबर सिस्टम क्या है और सबसे पहले कौन सा नंबर आया, किस किस नंबर का कैसे कैसे खोज हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट क्लास में। बाय।